if we are lacking this part, active start, fundamental foundations. After fundamental foundations, these parts we are missing, and we are directly selecting the athletes to the training to train criteria. Okay, what I mean is from every stage we can look around. Okay, कि हाँ बच्चा जो है हो सकता है आपके अगर आपके गांव में, आपकी सिटीज में ऐसे बच्चे भी होंगे जो naturally talented or gifted athletes are potential successful athlete. इसलिए बोलते हैं कि हम गिफ्टेड. इट इज नॉट नेसेसरी तो भी हम यहाँ पैडलिंग कैसे कराएंगे, मगर इनका जो फिजिकल क्वालिटी है, उनका जो भी हमारा क्राइटेरिया है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना है. देन कमिंग टू द फोर्थ वन, लर्निंग टू कम्पीट. So 13 to 15 years, which is in sub-junior category for females, 14 to 17 years, and the sub-junior to junior category for men. So गर्ल्स जो होते हैं जल्दी मैच्योर होते हैं, सबको पता है. तो ये जो है लर्निंग टू कम्पीट, इस जगह हम अच्छा से इनको ट्रेन करना शुरू करते हैं. ओके, कैनोइंग टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 years. ठीक है, हमें टैलेंट आइडेंटिफाई करना है तो 1 साल में भी बना सकते हैं, मगर उसके बाद अब वो कहाँ तक जो प्रैक्टिकली आपने अभी जो कोचेस है 10-20 साल उन्होंने बच्चों को बनाने में लगा हुआ, इनको पता है कि किस तरह बच्चों को हम किस तरह एक बहुत पहले बहुत अच्छा दिखता था मगर आगे उतना नहीं परफॉर्म कर रहे थे. तो बहुत सारे और आगे है बिल्कुल 2-3 साल तक जीरो था, आगे 3 साल के बाद बहुत अच्छे हो गए. तो इट टेक्स सम नेचुरल टैलेंट भी होता है और हमारे पास we can make talents also. Talents are inborn talents and developed talents. That's what I want to say. Okay, then learning to compete. After learning to compete, training to compete. Okay, training to compete. Here, this is a very important test. Training to compete. See, these are applicable not only in canoeing, kayaking. These are for all sports. And when we come to training to compete, female at the age of 15 to 23. And the male 17 to 23. Here all are equal. Now this is a very important phase where we are lacking. I just said okay, leave other जो जितने भी अभी active start, fundamental foundation, training to train, learning to compete, it all can be missed. But now here India is struggling, our canoeing kayaking is struggling and training to compete. If you can see my cursor, मेरा cursor को आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए training to compete. यहाँ हमारा बहुत बड़ा यहाँ है कि लूप होल है. ठीक है, तो हमें दिखता है हम जूनियर लेवल पे काफी साल पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी भी जूनियर लेवल पे कर रहे हैं हम एशियन कंट्री या वर्ल्ड कैटेगरी के आसपास ही है यहाँ, मगर यहाँ ही बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है. व्हेन ट्रेनिंग टू कम्पीट, एज यू सी वी आर लेकिंग. एक्टिव स्टार्ट हमारा नहीं है, फंडामेंटल फाउंडेशन नहीं है, ट्रेनिंग टू ट्रेन जब होता है हम सिलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम बहुत सारे लेक हो रहा है इसमें. और ट्रेनिंग टू कम्पीट में क्या हो रहा है 15 to 23, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है. आप 15 to 23 में वो एजुकेशनली उसको चैलेंज आएगा, क्योंकि 15 में 10th होता है, 17 years तक आपको 12 करना है, then ग्रेजुएशन भी करना है. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मेल ऑल्सो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. तो इन ट्रेनिंग टू कम्पीट we can only maintain and progress to training to win. ट्रेनिंग टू विन का स्टेज जब आएगा तब ये सब हम सारे चीजें फॉलो करके आ रहा हो. सो in Europe, when I was with the talent identification program with the other foreign coaches, they what to do, we went there in the under 23 and junior talent identification program के तहत वर्ल्ड के जो बेस्ट कोचेस उनके साथ था. So they are taking very relaxed, enjoying the training, and they are enjoying, and the training was very so much effective for them. Like हमें जो हमारे खिलाड़ियों को उस तरह कराया जाए तो हमारे खिलाड़ी ढल नहीं पाएगा. हमें पता है कि किस तरह, अगर उसको इजी, बहुत इजी लग रहा है हमारे खिलाड़ियों के लिए इनफैक्ट. तो क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि वहाँ यहाँ जो पीछे जो बनाना था, ट्रेनिंग टू ट्रेन, लर्निंग टू कम्पीट, ये सब प्रोसेस इनको करके आए, तो यहाँ इनको इजी लग रहा है. बट the easier the workout, the load is very less. Okay, but क्या हो रहा है इफेक्टिवली हमारे खिलाड़ियों को उनके साथ कम्पीट होने में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा बेसिक जो है हमारा नहीं है. That's why. Otherwise hard working, talent,
हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये हम कहना चाहेंगे। तो यहाँ जो ट्रेनिंग जो कंप्लीट है, यहाँ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे खिलाड़ी जो जैसे 11-12 ट्रेनिंग टू ट्रेन के टाइम में जब हमारे वो स्पोर्ट्स कंपनी में या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में या आप सोचिए कि एकेडमी में जब बच्चे भर्ती होते हैं, तो उसके बाद ये लोग नौकरी के लायक हो जाता है। तो नौकरी जब उनको जॉब मिलते हैं तो वहाँ चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद यहाँ इनको कोचेस और ट्रेनिंग का माहौल वहाँ अडॉप्ट करना है, कोई जॉब का सिचुएशन हैंडल करना है, तो इनको एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग फेज इन द 23, ठीक है। तो यहाँ आता है, तो जहाँ हमें ट्रेनिंग तो कंप्लीट होना चाहिए, कंसंट्रेशन इसके ऊपर हर आप वर्ड याद रखिए। ये चार्ट भी आप सबको मिल जाएगा, आप नेट में भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्लान और बैलेंस डेवलपमेंट प्लान बहुत सारे कंट्री जो है, समझ लीजिए आप आयरलैंड का, कनाडा का, यूके का, बहुत सारे कंट्री का आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ जब हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग टू ट्रेन, लर्निंग टू कम्पीट जहाँ होना चाहिए, या हमारे खिलाड़ी सब भटक जाते हैं या कोचेस भी इनको गाइडलाइन नहीं दे पाते, एश्योरेंस नहीं दे पाते। तो यहाँ काफी सारे चेंजेस हो रहा है। देन आफ्टर दैट ओके, व्हाई आई जस्ट से आई विल कम टू द पॉइंट कि हमने एज ऑफ टैलेंट लिखा है, मैंने सबसे ऊपर देखिए एज ऑफ टैलेंट, टैलेंट कहाँ आइडेंटिफाई करें। आपने देखा होगा कि ओके, इफ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ट्रेनिंग टू ट्रेन, जब हम 10 से 12 साल की उम्र को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाई, जब आपने देखा होगा या रोइंग में मान लीजिए या कैकिंग कैनोइंग में बहुत सारे आर्मी नेवी के जवान हैं या पैरामिलिट्री के, वो यहाँ इस एज पे जब वो भर्ती होने के बाद जब 18-19 साल में जब आते हैं, तो 20 साल में आते हैं, वो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं है और उनको सेलेक्ट करके बनाया गया है और इंटरनेशनल खेला हुआ है। हमारे जो बच्चे जो बचपन से खेल रहे हैं उनके तरह नहीं, तो उनके बराबर आके खेल रहे हैं। अभी अच्छा सा एग्जांपल आप देखिए, जो भी खिलाड़ी है, अल्बर्ट हो ये, या आप सुनिए, बहुत सारे खिलाड़ी है आपके पास, एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मिल जाएगा कि इसका कहने का मतलब ये है कि टैलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एट एनी एज, ठीक है, एट एनी एज। तो आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी इंटरनेशनली फील्ड में देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो कि दूसरे फील्ड में थे, दूसरे स्पोर्ट्स में थे, मगर उनके टैलेंट के हिसाब से जो हमारा जो कैकिंग कैनोइंग है उसके लायक उनके पास क्वालिटी है। तो एट एनी एज, लेट इट बी 30 और 35, दे कैम एंड दे परफॉर्म वेल एंड दे आर सक्सेसफुल एज दोज हु आर ट्रेनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक पैडलर है, ठीक है, तो आयरनमैन वगैरह में उसने हिस्सा लिया था और वो स्प्रिंट में भी आए और वो मेडल भी लिया था उसने, आई फॉरगॉट हिज नेम, ठीक है। देन लेट्स कम टू द ट्रेनिंग टू विन। क्या ट्रेनिंग टू विन जब आता है, इसमें जीतना ही जीतना है, 23 के बाद जीतना ही जीतना है, ट्रेनिंग टू विन। तो इनको क्या करते हैं, इनका कंपटीशन, हर बार वो कंपटीशन बहुत ज्यादा खेलते हैं और हाई परफॉर्मेंस यहाँ आ जाता है। यहाँ 23 से ट्रेनिंग टू कम्पीट और ट्रेनिंग टू विन में हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाता है ये लोग। तो जैसे अंडर 23 ईयर्स है, सॉरी, एम आई स्पीकिंग, एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir, you are audible. Okay, sir. Thank you, sir. It's not interacting now, so I can't see. I'm just speaking. Interactive नहीं है, sir. Sir one. क्या मैं सर बहुत फास्ट जा रहा हूँ कि और स्लो डाउन करूँ? No, no, sir, it's fine. Now it is okay. Okay, okay. Yeah. Sorry. Let me complete again. Time is very less. Okay. तो ट्रेनिंग टू विन, ओके, ट्रेनिंग टू विन में आ गए। तो यहाँ हमें दिक्कत फिर हो गया। देखिए अभी ट्रेनिंग टू विन जब 23+ ईयर्स, यहाँ कंपटीशन ही करना है, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग ने भी काफी ये जो पॉलिसी है इनको कॉपी करने की कोशिश किया और फेडरेशन के थ्रू कई सारे सर्कुलेशन निकलते हैं, मगर हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ स्टेट एसोसिएशन, फेडरेशन इज डूइंग वेरी वेल, बट वी नीड, हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है वो
उनको भी आगे आना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जितना हमारे खिलाड़ी वाइड स्प्रेडली डेवलप होगा, बेस जितना बड़ा होगा, हमें उतना ही टैलेंट मिलेंगे। तो पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो मैंने से अभी एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, तो वो सब हर बार सर्कुलेशन से आज से 10 साल से चल रहा है, मगर कोई उसको ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं, शेयर्स नहीं लेता। तो आज भी मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत इसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये व्यर्थ है। तो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट दिस, बट दिस द फैक्ट। ठीक है, तो ट्रेनिंग टू विन में 23 ईयर्स से आ जाता है। तो जब हमें ये जो पीछे है, आप एक्टिव स्टार्ट नहीं है, फंडामेंटल फाउंडेशन, ट्रेनिंग टू ट्रेन, ये सिस्टमेटिकली कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। ये सब अगर हमने कहा कहीं एजुकेशन के लिए छोड़ दिया, 1-2 साल ट्रेनिंग के लिए 6 महीने 1 साल छोड़ दिया, फिर वापस आ गया, तो ये सब छोड़ के जब ट्रेनिंग टू विन आ जाता है, उम्र तो रुकता नहीं है। आज से मैंने देखा था जब 2007 में मैं एज ए असिस्टेंट कोच नेशनल कोच था, मैं असिस्टेंट भोपाल में। तो वहाँ जब हमारे जाने माने खिलाड़ी उस समय चिंचिंग, जेम्स, बॉयज में, फिर जोशना हो गया, बहुत सारे बेटी वगैरह उस समय निकला था, अच्छे से खिलाड़ी निकल के आए थे, मगर वो सब उनके पास टैलेंट थे, बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी टैलेंट थे, हम उनको बना नहीं पाए क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग दिस ऑल। अभी जो लड़के अभी 10 साल 13-14 साल पहले देखता हूँ, तो आज के तारीख में वही टाइमिंग आज भी वही कोई तोड़ भी नहीं पा रहा है। इनका फिजिकल फिटनेस इतना था, आपको मैं प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ, बाय गॉड, एक बच्चे 750 पुशअप एट द टाइम विदाउट स्टॉप कंपटीशन होता था। 2000 सिटअप लड़के करते थे, रुकना पड़ता था, बस हो गया करके, ऐसे थे कंपटीशन। तो फिजिकली दे आर वेरी फिट एट जूनियर टाइम, दैट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और हमने उनको लेके गए एशियन चैंपियनशिप में भी, तो टैलेंटली स्पेशली उनको स्पेशली ट्रेनिंग दिया जाता तो मेडल भी लेता। हम अभी बहुत आगे जाते हैं, हम उनको स्पेसिफिकली खिलाड़ियों को लेके हम बना नहीं पा रहे। टैलेंट है हमारे पास। 2011 की बात है, जेम्स वाज इन 500 मीटर इन एशियन चैंपियनशिप ईरान, ही वाज 450 मीटर, ही वाज लीडिंग इन द फर्स्ट पोजीशन। वादिम मैनकोव ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उनके पीछे थे। देन लास्ट 50 मीटर में वो 4th पोजीशन हो गया। तो एट दैट टाइम वी नो दैट टैलेंट, बट हम उसको स्पेसिफिकली उसकी स्प्रिंट के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे पाए। तो आज भी अभी इंतजार करते करते हम खुद, मैं जो बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गिल्टी, आई एम नॉट द डेडिकेटेड कोच, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट। बट आई रिक्वेस्ट कि जो अभी हम एक्टिव कोचेस है, जो बहुत सारे NIS डिप्लोमा होल्डर है और एक्सपीरियंस कोचेस है, वो बना रहे, उनका भी एक लिमिटेशन है। अगर मैं जो नए कोचेस जो निकल के आ रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप जैसे ही पास आउट होते हैं, आप लोग NIS डिप्लोमा के बाद ग्रास रूट टैलेंट के साथ आप लोग जुड़ते हो। हम लोग तो नेशनल कोच है, इंटरनेशनल में जाते हैं, तो वो नहीं मिल पाते, आप लोग ही बनाते हो, तब हमारे पास आते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो खिलाड़ी है अपने आप को, और जो नए कोचेस है, आप खिलाड़ियों को तराशी, उनको बेसिकली शुरू से आपको समझाइए कि ये होता है। आप जो अभी शुरू कर रहे हो, लेट इट बी एनी स्टेज, ठीक है, फंडामेंटल में मिले आपको, ट्रेनिंग टू ट्रेन एज में मिले, लर्निंग टू कम्पीट में मिले, उनको बोलिए कि आपका एम जो है आगे जाके ट्रेनिंग टू विन से ये यहाँ तक आना है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस चाहिए, आपको मोटिवेशन, ये हमेशा बार बार ये साइकिल, ये पिक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। अगर हम इस पिक्चर को बार बार दिखाएंगे तो खिलाड़ी अपने आप को देख पाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे लिए कितना स्कोप है। अभी हमारा एक थ्योरी, हमारा कंसेप्ट हो गया कि ओके, जब ट्रेनिंग टू विन आता है, यहाँ देखिए जो सेकंड लास्ट में ट्रेनिंग टू विन जब आता है, तो खिलाड़ी परफॉर्म, यहाँ तो जीतना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जाए या एशियन चैंपियनशिप जाए, तो सीनियर लेवल में हम परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे? प्रेशर इतना है, बाकी जो सब खाली है, ट्रेनिंग टू विन नहीं है, लर्निंग टू कम्पीट नहीं है, ट्रेनिंग टू कम्पीट नहीं है, और नॉन ट्रेनिंग, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द एथलेट्स टू विन देयर ओनली। सो टेलर्स आर पुतलिंग, आई एम नॉट blaming the paddlers, I'm blaming myself as a coach, as a or system, that we are not able to support the athletes as per their requirement. So in training to win, what we do, एक्सपेक्ट करते हैं जो खिलाड़ी, जो बाकी फॉरेनर्स है, यूरोपियन है, जो ये सब कंटिन्यू करके आ रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी जो हम 45 दिन, एक महीना 2 महीना जो ट्रेनिंग करके जाते हैं, वहां जीते, ये संभव है। और ये 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसे ही रहेगा। अगर हमें कुछ करना है तो ये सब कंटिन्यू करना है, ये सबको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो
टाइम एक ही स्लाइड में काफी टाइम खा गया। तो ट्रेनिंग टू विन ये चीजें है, तो यहाँ हो नहीं पा रहे। और बच्चे जब सीनियर सब बोलते हैं, जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, ठीक है, तो उनको बोलते थे हम कि यार बुढ़ा हो गया, ये नहीं हो सकता, सीनियर को निकालो, ये कहना मानता नहीं है, इनकी वजह से तो वो जूनियर भी ऐसे ही सीखेगा, और निकालो इनको, मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है। आपके पास जो खिलाड़ी जो सीनियर हो जाता है, ये कंसेप्ट मैं दूर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि खिलाड़ी जो आपके पास 10-15 साल के एक्सपीरियंस हो गया है, हमारे लिए इंडिया में 10-15 साल होगा, वहां तो वो बच्चे जो है, बच्चा है यहाँ तक होगा, यहाँ जो लर्निंग टू कम्पीट 14 to 17 ईयर जूनियर लेवल उनको मारेगा। क्यों? क्योंकि वो हम बेसिक चीजें नहीं है, उनको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दिया नहीं गया। जो लड़के जो है इलाइट प्लेयर्स जो खत्म हो गए, बूढ़े हो गए, छोड़ दो, आप स्पोर्ट्स छोड़ दो करके बोल रहे हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग टू विन, इनको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देना चाहिए। उनके लिए अलग ट्रेनिंग है, इनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना चाहिए अलग से, ये तब जाके उनको होगा। अगर हम गेम करते हैं, ये सब जूनियर सीनियर ये सब इक्यानों का एक साथ, इनको एक साथ करेंगे एक ही जगह में, एक ही कोर्सेस के अंदर, तो विल नॉट बी एबल टू फोकस, विल नॉट बी एबल टू ट्रेन एज पर देयर स्पेसिफिसिटी। तो हाई परफॉर्मेंस कोच जो है, हमें कोचिंग जो है अलग होना चाहिए, कोचेस हो या ट्रेनिंग का जगह हो, ये शुड बी स्पेशली, बिकॉज सी वी आर स्पीकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्लान, सब बोलेंगे, मगर इट टेक्स टाइम at least 10 years to get in an Olympic. So what we do, yes, हम उसमें भी फोकस करेंगे, मगर अभी इमीडिएट परफॉर्मेंस भी चाहिए। अगर हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे आप एशियन चैंपियनशिप में, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में, या कहीं वर्ल्ड लेवल पे, तो इवन सी आई एम दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर बोथ साई एंड फेडरेशन, सो साई विल आल्सो नॉट रिकॉग्नाइज, विल नॉट सपोर्ट अस। सो व्हाट हैपेंस, वी रिक्वायर इमीडिएट परफॉर्मेंस एज वेल। तो 2021 आने वाला एशियन चैंपियनशिप में, उसमें हमें परफॉर्म करना है। सो यस, बाय द टाइम the same meanwhile we'll be starting searching this talent, we'll groom up them. It doesn't mean कि हाँ अभी सब छोड़ दो, अभी बुढ़ा हो गया, सबको निकाल दो, अभी नया नया शुरू करेंगे 10 साल। तो अभी 10 साल जब ये बच्चे आएंगे, फिर वो अभी 10 साल के बाद वो यहाँ ही रहेंगे। तो अभी जेम्स सिंचिंग वगैरह जो अभी छोड़ने लायक हो गया, या आप ये नए नए आ रहे, सुनील गौरव तोमर, नए नए बच्चे आ रहे केनो के, गर्ल्स स्पेशली, दे आर वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग मेडल्स इन इंटरनेशनल लेवल। तो ये सब भी 10 साल के बाद वही रहेंगे, अगर ये हमें उनके ऊपर जो अभी इलाज लिख लेते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अभी अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, बिकॉज दे आर द रोल मॉडल्स फॉर द ग्रोइंग अप। जितने भी सब जूनियर जूनियर है उनको देखता है, इनको ही देखता है, तो इनके लिए स्पेशली ट्रेनिंग देना है हमको। तो आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट इन दिस पार्ट। सो ट्रेनिंग टू विन, हम जब टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उनको टैलेंट आइडेंटिफाई करके हर साल फेडरेशन भेजता है, फेडरेशन सबको सर्कुलर भेजता है कि एशेफ की तरफ से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम होता है, हर स्टेट को भेजता है कि आपके पास कोई टैलेंट है तो आगे बढ़ाओ। फेडरेशन इज डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग, बट दे आल्सो रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ऑल द कोचेस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। हमारे पास कोई नेशनल कोच भी नहीं है कि उसको सेंट्रलाइज मॉनिटर करे, डेवलप करे, हमें कोई अपॉइंटेड भी नहीं है। तो ये सब चीजें हमें ही करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वी हैव टू बी टोटली डेडिकेटेड। एंड आफ्टर दैट, yeah, for active for life, not related to the topic, so active for life, उसके बाद कोई एज नहीं है, आप खेलते रहो। आप 35-45 में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल है, जर्मनी के है, ब्रिजिट 45 इयर्स में भी मेडल लिया हुआ है, कि वो भी गोल्ड मेडल, कितना उसको छोड़ाना पड़ा, ठीक है, आप छोड़ दो नीचे वाले के लिए, ठीक है, मगर ओलंपिक में बार बार उस लेवल में भी देयर इज नो लिमिटेशन कि हाँ ठीक है, ओलंपिक में जब मेडल लेने लगता है 24-25 से लेके 27 इयर्स में ही वो लोग मेडल विनिंग का एक्सपीरियंस आ जाता है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। जो टैलेंटेड है वो हर अपने लेवल पे वो विन होता जाएगा, ठीक है। और एक्टिव फॉर लाइफ, उसके बाद भी हम मास्टर में खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में रहना है, लेट इट बी ओके। इसमें से कई खिलाड़ी हो सकता है ये फंडामेंटल स्पेस में छोड़ दे, ट्रेनिंग टू ट्रेन एज में छोड़ दे, लर्निंग टू कम्पीट में छोड़ दे, मगर छोड़ने के बाद भी ये लोग सब जुड़े रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे तो एक्टिव फॉर लाइफ रहेगा, स्पोर्ट्स को ग्रो करने में मदद मिलेगा। ओके, लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सी talent identification can be done by test. Okay, talent may miss out. Why I say talent identification by test? जब हम सेलेक्ट करते हैं
टैलेंट को टेस्ट लेके जो हमने एक क्राइटेरिया सर्कुलेट किया है आईकेसीए की तरफ से कि इस क्राइटेरिया पे लो हाइट इतना होना चाहिए, पुशअप इतना होना चाहिए, रनिंग इतना होना चाहिए। तो वी हैव टू सी, जैसे मैंने अभी आपको ये जो दिखाया था इसको भी ध्यान रखना है सिलेक्शन करते हुए कि फंडामेंटल फाउंडेशन उनका क्या रहा है, पेरेंट्स का क्या रहा है, ट्रेनिंग टू ट्रेन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो सब हमें ध्यान में रखना है। अदरवाइज हम सोच सकते हैं कि I'll follow the next slide. ठीक है, मिस आउट and selection of according to the test, selection according to the test, हमने एक क्राइटेरिया रखा उसके हिसाब से विदाउट कर दिया। समझ लीजिए हाइट के हिसाब से हमने विदाउट कर लिया, इतना हाइट होना चाहिए और इतना होना चाहिए। हो सकता है ये अगर जो ये इसमें जो फंडामेंटल जो यहाँ है, यहाँ फंडामेंटल जो मोटर क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे स्पोर्ट्स में, हो सकता है उसका मोटर क्वालिटी बहुत अच्छा हो सकता है हाइट कम हो मगर ही हैज एक्सेलेंट टैलेंट हो। मगर अगर आप एक्सेलेंट मोटर क्वालिटी अच्छा है और आपने सेलेक्ट नहीं किया तो यही जब आइडेंटिफाइंग जो हमारे क्राइटेरिया है उसी में ही आउट हो गया वो, तो टैलेंट आउट। सो दिस इज वेयर जो हमारे आईकेसीए का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसकी वो अप्लाई करते समय कोचेस को ये ध्यान रखना है कि दोज एथलेट्स हु आर हैविंग दैट नेचुरल टैलेंट इन द सेंस कि मोटर क्वालिटी हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वगैरह। काफी सारे देखा होगा कि बच्चे जो है पुशअप मारता रहता है, इतना छोटा सा बच्चा है, रनिंग बहुत फास्ट करता है, उसका मूवमेंट अच्छा है, या पुल अप कहीं भी क्लाइम करता रहता है। तो अगर उसका हाइट नहीं है तो क्राइटेरिया वहाँ हो जाए। कोई जरूरी नहीं हाइट इज ए क्राइटेरिया, इन इंटरनेशनली सब मॉडल बनाया है हाइट, बट इट इज नॉट के हाइट। अगर हो सकता है हाइट का तो ले लिया, उसका मोटर क्वालिटी नहीं है, आगे जाके वो रनिंग भी नहीं कर पा रहे, उतना स्ट्रोक रेट नहीं है, यस दैट कैन बी सेलेक्टेड एंड ट्रेन। उसको बोलता है टैलेंट, दैट इज नॉट inborn talent, that is developed talent can be developed. Okay, so you get my point. So I'm coming to the next. Okay, selection according to the test. जब हमने क्राइटेरिया में एक फिट हो गया, उनको लिया, समझ लीजिए कि हाइट समझ लो 170 सेंटीमीटर वाला लेना है, सबको ले लिया। उसके बाद यहाँ 170 सेंटीमीटर लेने के बाद सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, उनके बीच में भी फिर एक टेस्ट होगा। जो सिलेक्टेड है, टैलेंट आइडेंटिफाई किया आपने, हाँ ये हो सकता है, उनके ऊपर फिर टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट में भी हम रह सकता है। कोई ज्यादा हाइट है, हमें ये भी देखना है कि बच्चे जो हाइट है इसका फ्रीक्वेंसी नहीं है, इतना पुलअप होना चाहिए, इसका तो नहीं हो रहा है, तो ये पीछे रह गया। हाइट जो बच्चे हैं हो सकता है वो उसका मसल वगैरह ग्रोथ नहीं हो उस समय, उसके पास जितना मोटर क्वालिटी हो आगे जाके डेवलप हो। तो जब सिलेक्शन हो गया क्राइटेरिया में, तो टैलेंटेड जो पोटेंशियल टैलेंट है वो भी सूझ सकता है। तो मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा सब सिलेक्शन करते हैं, लेट इट बी NES एट द 11-12 और 17-18-19, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। वी हैव टू सी, बारीकी से हमें देखना पड़ेगा। देन टैलेंट आइडेंटिफाइंग इज ओके, इट इज पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज विद द थर्ड वन, मेंटेनेंस। हम आइडेंटिफाई तो कर लिया, हमारे पास है बच्चे, नेगी निकले थे, चिंचिंग निकले थे, अमुतुमी निकले थे, जेम्स निकले थे, अमरजीत निकले थे, कुंडी निकले थे, बहुत सारे अनगिनत खिलाड़ी हमारे बहुत सारे निकल के आए थे, मगर उनको मेंटेन कर पाना, कीप द सिलेक्टेड एथलीट्स इन द स्पोर्ट्स, ये बहुत जरूरी। इनको कैसे मोटिवेट करना है, बहुत सारे इफेक्ट रहता है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो सारा रहता है। चलो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैनोइंग क्या है। कैनोइंग इसको समझना है हमारे स्पोर्ट्स क्या है। जब आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, आपको बेसिक हमारे स्पोर्ट्स क्या है इसके डिफिनेशन आपको जानना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसको हमने बताया कि कैनोइंग इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है ये, ठीक है। सब बोलेगा कि ओके 4 में बैठा है, इसको ग्रुप है, तो इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। When you are individually active, then you will be able to sit in a crew boat. Okay, so it's a canoeing is an individual. Endurance type means is based on endurance. ठीक है, endurance पहले बेस में डेवलप किया जाता है हमारा। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लो, कुछ भी लो, बच्चों को इनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इनको एक्टिव करने के लिए इट्स एंड्योरेंस बेस, इसलिए वॉल्यूम पहले ज्यादा होता है, धीरे धीरे जब हाई एथलेट में आता है परफॉर्मेंस में, जब ट्रेनिंग टू विन होता है, ट्रेन टू विन, तो उस समय पूरा हाई फ्रिक्वेंसी में चलता है। तब हाई फ्रिक्वेंसी में बार बार ये अपने आप को एडाप्ट कर पाएगा तब, जबकि जब एंड्योरेंस बेस उसका बॉडी जो है ट्रेनिंग टू ट्रेन से लेके ट्रेनिंग टू कम्पीट तक उनको पूरा एक एंड्योरेंस बेस टाइप भर दिया जाए कि हाँ आपको 10 बार मारो, 10 बार मारेगा तो उतना ही है, 10 बार प्रैक्टिस करेगा, 10 बार आप रेस लड़ोगे तो भी उतना ही टाइम दे पाएगा, क्योंकि दे विल बी यूज्ड टू इट, अडॉप्ट टू इट, कंपोर्ट देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इट्स एंड्योरेंस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स विद ए मिक्सचर ऑफ फिजिकल, आपको फिजिकल क्वालिटी जरूरी है, फिजियोलॉजिकल जो बॉडी के अंदर जो होता है रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज और आपका जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है वो सब, एंड स्किल डिमांड्स,
इसके अंदर बहुत सारे स्किल है. सो कैनोइंग इज एज पर कैनोइंग स्पोर्ट्स डिफिनेशन इज अ डायनामिक, आइसोकाइनेटिक एंड सिस्टमेटिक सेमीसाइक्लिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स. सेमीसाइक्लिक मीन्स डायनामिक में भी होना है, इसमें आपको पावर चाहिए, डायनामिक ही करना है आपको. सेमीसाइक्लिक है, ठीक है, आप मारते हैं तो एक जगह रोकी एक रिकवरी मिलता है आपको, कयाक हो या कैनो हो. ठीक है, ठीक है. तो ये सब चीज आपको समझना है ये किस तरह है. आपके बच्चे को लक्षण देखना पड़ेगा, इसलिए एथलेटिक्स से हम ज्यादा जुड़ते हैं, एथलेटिक्स से ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि मोटर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर स्पोर्ट्स कि ये क्या है. आपको शर्मा बोलने में भी गुस्सा भी नहीं आना चाहिए कि किसी को बोलता है कैनोइंग क्या है, किसी को वर्ड भी बोलना नहीं आता है. वी आर द वंस वी शुड एक्सप्लेन आवर स्पोर्ट, वी शुड स्प्रिट आवर स्पोर्ट्स. ये अवेयरनेस और बढ़ाना है. तो हमें इंटरेस्ट वाले बच्चे आएंगे, पेरेंट्स आएंगे. ठीक है, कम टू द पॉइंट अगेन. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एथलेटिक टैलेंट. एथलेट का जो टैलेंट है वो क्या क्या कुछ फैक्टर्स है उससे डिटरमाइन करता है कि बच्चे जो है अच्छा टैलेंट कर पाएगा नहीं पाएगा. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है. बॉडी बिल्ड एंड कंपोजिशन, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. ओके, बॉडी बिल्ड एंड कंपोजिशन में देखिए बॉडी हाइट आता है, उसमें आर्म लेंथ कितना है, शोल्डर विड्थ कितना है, मसल मास कितना है, तो एक बॉडी कंपोजिशन है. ठीक है, आप फिजियोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे तो आज ही नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. आप लोगों को जो कोर्सेस में सिखाया गया हुआ उसको बुक को खोल खोल के बार बार पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तब जाके बार बार पढ़ना है, बार बार अप्लाई करना है. ठीक है, इसे कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ठीक है. देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है उसमें. इलेक्ट्रिक, ग्लाइकोलाइटिक, एनारोबिक पावर, पीक ब्लड प्लेटलेट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, जो भी क्वालिटी है तो कुछ ही लिखा है मैंने. तो कुछ ही जो बहुत सारे जो टैलेंट आपने रिक्वायरमेंट है हर एक स्टेज पे, ठीक है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है. टैलेंट जो है वो कितना परफॉर्म करेगा. टैलेंट अगर यूज भी नहीं करोगे तो टैलेंट मार खाएगा. टैलेंट को मार सकते हैं हम. कौन मारते हैं? जो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हैं. तो टैलेंट वो कर नहीं रहे, अभी 3 महीने आके खेल के परफॉर्मेंस आ जाता है, अब हो जाता है, फिर अरे कुछ नहीं चला जाता है. मगर एक हार्ड वर्कर है वो कंटिन्यू. ओके, थर्ड बहुत सारे ऐसे स्थिति मिला है कि वो फाइट करता रहा. ओलंपिक्स में भी फाइनल में आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, मगर रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है. मगर एक न एक दिन वो गोल्ड मेडल ले जाता है क्योंकि दिस इज कंटिन्यू. पर जो टैलेंटेड एथलीट है वो उसको पता है कि मैं कंट्री में तो टॉप हूँ, मगर ये है, मगर अगर उसको कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं देगा तो उसको हाईएस्ट पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाना मुश्किल है. ठीक है. फिजियोलॉजिकल, देन साइकोलॉजिकल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, एंजाइटी. सी दिस इज साइकोलॉजिकली अफेक्टेड के प्लेयर जो है कितना सेल्फ डिसिप्लिन, वो सेल्फ मोटिवेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ मोटिवेट तब होगा जब उनको गोल दिखाई देगा. ठीक है, उसको कुछ अचीवमेंट की आशा होगा अपने अंदर, तो उसको अवेयरनेस दिलाना, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी जो है हमें उनको जागृत करना. वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ इनबोर्न है, बहुत टफ होता है, बच्चे बहुत टफ रहता है, फाइटर है, बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी है, उसको हमें समझना पड़ेगा. A coach has to be a psychologist. Okay, confidence, motivation, concentration, motivation from, okay, बहुत सारे फैक्टर है. ठीक है, तो कंसंट्रेशन, एंजाइटी कंट्रोल. सो अभी जो हमने जो आप देखिएगा वो साइकिल के अंदर आता है. उस साइकिल के अंदर जब आप सिलेक्शन से फंडामेंटल से लेके आप ट्रेनिंग टू कम्पीट, ट्रेनिंग टू विन, ये जब आता है तो बहुत सारे उनको चैलेंजेस आता है लाइफ में. ठीक है, तो उसको अगर साइकोलॉजिकली टफ है, एंड इफ फॉर विनिंग देयर शुड बी ऑलवेज ए मेंटर. आपने देखा होगा काफी सारे कोचेस है वो 2 3 4 खिलाड़ियों को ऊपर तक लेके आ पाते हैं. क्यों 2 3 4 क्यों? क्योंकि उसमें एक कंबाइनेशन है, एक खिलाड़ी का सेल्फ डिसिप्लिन, उसका विल पावर, उसका टैलेंट, और कोचेस का सपोर्ट, सोशल उसका पेरेंट्स का सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट है जो उनको जो मिल जाता है उसकी वजह से वो ऊपर आ पाता है. अदरवाइज ये सब कंबाइन नहीं होगा तो काफी सारे टैलेंट खत्म हो जाते हैं, वो अपने पिक पे नहीं पहुंच पाएगा. वी रिक्वायर टू कंसीडर ऑन दैट. देन सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑलरेडी कवर्ड, आई हैव कवर्ड. पेरेंटल सपोर्ट, तो टैलेंट तो है मगर उनके पास जो सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो वीक है. एंड कोच चिल्ड्रन इंटरेक्शन, कोच के साथ वो कितना इंटरेक्ट कर पाता है, वो क्या वो इंट्रोवर्ट है या आउटरोवर्ट है. बहुत सारी चीजें हैं जो एक पर्सनैलिटी के ऊपर भी बेस होता है. तो हमें जो खिलाड़ी आता है उनको हमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर की तरह, टीचर की तरह हर एक रोल से उसको समझाना है, मोल्ड करना पड़ेगा.
कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, डिफिनेशन व्हाट स्पोर्ट फिट्स टू ए किड। अगर एक स्पोर्ट्स जो है बच्चे को कैसे ये फिट, ये स्पोर्ट उसके लिए कैसे अच्छा है, ये कब पता चलेगा? सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स सिलेक्शन जब फंडामेंटल फेज में आता है, ठीक है, 0 to 6 years एक्टिव स्टार्ट हो गया, फिर 6 to 11 years जब आते हैं तब क्या करना चाहिए हमें? स्पोर्ट्स सिलेक्शन। स्पोर्ट्स कब सिलेक्शन होगा? बच्चों का खुद का इंटरेस्ट, चाइल्ड मोटिवेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हमें देखना है कि ये किस में। देन पेरेंट्स, पेरेंट्स उसको लाइक करता है क्या, सपोर्ट कर पाता है क्या उस एंगल को। देन ऑब्जेक्टिविटी, कहाँ तक पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है, तो हम फेडरेशन भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट ये बेसिक है। जब ये कहाँ अप्लाई होता है, ये दिस इज अ स्लाइड फ्रॉम द इंटरनेशनल लेवल 2 कोर्स, ओके। लेवल 2 एनआईएस डिप्लोमा को भी यही दिखाया था। तो हमारे पास भी एनआईएस डिप्लोमा है, मगर हमें एक महीना कुछ मिलता था, ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिलता था, तो कवर करना पड़ता था हर चीज। तो अभी ऑलरेडी टाइम हो गया, मेरे पास बहुत सारे स्लाइड पड़ा हुआ है, तो आई को बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कुछ फैक्टर है, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। इनबोर्ड क्वालिटीज, इनबोर्ड एबिलिटीज, और जैसे बचपन से पैदा हुआ है, हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, बनावटी बॉडी के अंदर बहुत सारे चीजें, फिजिक्स बोल के आप मोटर क्वालिटी वगैरह आ जाता है, बायोमैकेनिक्स आ जाता है इसमें, ठीक है। समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटी, ये आते हैं। देन स्किल, बैलेंस हो गया, उसके जो है वो चढ़ सकता है, जंप कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें वो आ जाता है, ठीक है। एडाप्टेशन बाय ट्रेनिंग, ये आता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीजें मैक्सिमम वर्ल्ड में 90% जो क्या है, एडाप्टेड होता है। पेरेंट्स आता है या उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और आज के तारीख में जितने भी हमारे तो प्लेयर्स बने हैं, वो कोई हमने सेलेक्ट करके एक बेस आया था शुरू में, जब सबसे शुरू हुई बागाराम बिश्नोई साहब, पीयूष तिवारी साहब, इनके टाइम में जब उनको टैलेंट आइडेंटिफाई करके बनाया गया था, मगर एट एज ऑफ वो सीनियर ही खेले, डायरेक्ट इंटरनेशनल खेले वो लोग जाके, ठीक है। तो आज तक वो सिस्टम हमारा हुआ नहीं कि वहां से सिलेक्शन हो। तो जब एडाप्टेशन ही हो रहा है आज तक, एडाप्टेशन बाय ट्रेनिंग हो रहा है। एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, किसी भी खिलाड़ी को अगर कंटिन्यू एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस देने के अंदर खिलाओगे तो वो लेवल तक आएगा, वो लेवल तक आ रहा है। अगर आपको हमें वो उस लेवल तक ओलंपिक में मेडल के लिए सोचना है, तो ये इनबोर्न टैलेंट्स एज वेल एज शुरू से, मतलब जो सिस्टमेटिक फॉलो है, कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी हो, आज टॉपर हो, जिंदगी में कोई पहले कोई दिखाई नहीं देता कि मैं ओलंपिक में मेडल लूंगा, ठीक है। उनको ट्रेनिंग किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर है, 10 साल का, 20 साल का उनके ऊपर मेहनत, डेडिकेशन अपना डालते हैं, तब जाके वो सेलेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी तो बना हुआ देख, क्या क्या है, डिटरमिनेंस, जेनेटिक्स, हेरिटेज और बॉडी टाइप डिसाइड करता है कौन सा बॉडी है, मेसोमॉर्फ है, वो कौन सा तरीके का बॉडी है, उसका कौन सा बनावट है। आईकेसीए का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें दिया हुआ है, हमने सर्कुलेट भी किया हुआ है। ऑल सेक्रेटरीज अगर नहीं है, कोचेस को नहीं, उनकी दे दी, सर्कुलेट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और मेजरमेंट क्या क्या है, ये तो उस समय जब टैलेंट डिजाइन होगा तो हमने क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, होना चाहिए हाइट कितना होना चाहिए, आर्म स्ट्रेस कितना होना चाहिए, सिटिंग हाइट कितना होना चाहिए, नीलिंग हाइट कितना होना चाहिए, वो सब सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू। एंड प्रोपोर्शन ऑफ फैट मसल मास, फैट और मसल मास कितना होना चाहिए हमारे अंदर, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी, एस्टिमेशन और मैक्सिमम हाइट एस्टिमेट करते हैं। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि ये खिलाड़ी जो है, चलो उसका फादर 184 हाइट है, तो ये हो सकता है कि इसका अभी इतना उम्र में इतना है, तो उसका भी परसेंटेज है, दैट शुड बी 86%। हाउ टू कैलकुलेट इट, एवरीथिंग विल हैव टू बी स्टडी ऑन डिटेल्स, ठीक है। हमारे जो एनआईएस डिप्लोमा जो ट्रेनिंग्स है, उनको मैक्सिमम सबको पता है इस तरह करना है। इनिशियल लेवल, ओके। प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस में जो हम जैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ टैलेंट आइडेंटिफाई करते समय ये प्रोबेबल टैलेंट्स को ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं, इनिशियल में जाइए, नीचे सबसे नीचे देखिए, इनिशियल लो लेवल, ठीक है। लो लेवल जब शुरुआती है, जो नॉट गिफ्टेड है वो प्रोग्रेसिंग में बहुत स्लो होगा, और उनको भी इसलिए बोलते हैं कैनोइंग में 3 साल तो देना है, 3 साल तक आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 3 साल तक लास्ट तक, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। certain government, certain association, certain organization are spending lots of money to find out the best talent. We won Olympic medal. तो हमें क्या है, अगर वो टैलेंट जो एथलीट है उसका भी टाइम वेस्ट है, और कोचेस का भी बोलों की वजह से, और अपने खिलाड़ियों का भी। तो हम पढ़ाई लिखाई जो भी है
मतलब डुअल वे सिस्टम जो है वो भी साथ में चलते रहना चाहिए ताकि वो सब होता रहे। हाँ, ताकि खिलाड़ियों को ग्रोथ करने में भी, अगर इस लेवल पे खिलाड़ियों को वीट आउट करके साइज से निकालता है या ट्रेनिंग एकेडमी से कहीं से भी, या आप डिफेंस में भी या कहीं भी आप समझ लीजिए, तो उनको ये दिस इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन। जब आप सेलेक्ट करते हो आर्मी में, नेवी में बच्चों को या पैरामिलिट्री को, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखना है। अगर टैलेंट नहीं है, प्रेम वगैरह जो है आपकी दोस्ती वहां तक रखिए, अगर टैलेंट नहीं है वहां निकालिए, नहीं को लाइए पकड़ के। उसको 3 साल 4 साल तक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वेल एंड गुड, उनको भगाई मत, उनको खिलाड़ी से निकाल के उनको टेक्निकल ऑफिसर में डालिए, उनको कोचेस के ट्रेनिंग में डालिए, कोई ना कोई उनको स्पोर्ट्स रिलेटेड, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको गाइडलाइन देके टच में रखिए और उसको लाइए, तो स्पोर्ट्स भी ग्रो होगा और उनके जगह में नए खिलाड़ी लेके हम बना सकते हैं। तो 2-3 साल तक, 3 साल के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको पक्का प्रेम मत रखिए, उनको निकालिए, उनके लिए भी भलाई आगे जाके, नहीं तो वो एवरेज वो ब्लॉक करेगा जो हमारे स्कोप है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी जो है बहुत कम है, हर लेट इट बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पास आपके टीम में जो खिलाड़ी है उनको भी, ठीक है, उसमें देखिए कौन सा भी इसमें आता है। देन मीडियम, जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसका मीडियम, अगर टैलेंट होगा तो मीडियम लेवल पे क्या होगा, ऑर्डिनरी गिफ्टेड जो है प्रोग्रेसिंग एक्सेप्टेशन टू मीडियम लेवल में ही उसका डेवलप होगा। ऑर्डिनरी गिफ्टेड जो है वो उस कैटेगरी में आता है। अगर वो 3-4 साल के बाद भी, 3-4 साल में भी उस लेवल में है तो ऑर्डिनरी गिफ्टेड है। So time is also a factor to identify, okay, this athlete is going to win medal or not. Okay, तो 3 साल तो हम देना ही देना है और उस समय पता चलता है कि वो होगा। ऊपर देखिए, ये मेरा स्क्रीन जो है ब्लॉक कर रहा है। ओके, तो इनिशियल लेवल में भी, शुरुआती में जैसे आपने बच्चे को लिया, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हर चीज जल्दी सीख रहा है, दौड़ रहा है, बहुत जो भी टेक्निक सिखाता है बहुत जल्दी जल्दी अडॉप्ट करता है। कोई बच्चा है बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या हो रहा है, तो इस तरह है। और उसका जो है शुरू से ही वो हाई परफॉर्मेंस में बहुत एक्टिव रहेगा और प्रोग्रेसिंग भी हाई रहेगा। तो ये सब चीजें आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। Something wrong with my slide. Okay. Okay, identifying gifted athletes, एथलीट को कैसे आपको गिफ्टेड टैलेंटेड एथलीट जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। Giftedness are considered to be genetically transmitted properties of an individual. जो पैदाइशी जिसके पास गुण आ जाता है, ठीक है, वो उसको गिफ्टेड बोलते हैं। तो पैदाइशी आता है, हो सकता है बहुत स्ट्रेंग हो, रनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो, ठीक है, उसका हर एक चीज में आप देखिए वो सब उसको गिफ्टेडनेस बोलते हैं। इन स्पोर्ट्स, प्रॉपर्ली डेवलपिंग गिफ्टेडनेस इम्प्लाइज अटेनिंग स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। स्पोर्ट्स में क्या है, जैसे मैंने आपको कवर किया, प्रॉपर्ली डेवलपिंग गिफ्टेडनेस, गिफ्टेड चाइल्ड आपको मिल जाएगा। गिफ्टेडनेस ऐसे नहीं कि मुश्किल है, मगर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वर्ल्ड लेवल में भी छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, वो गिफ्टेडनेस। You can see Usain Bolt, he's so big, but he sprint before a few years. ये होता था कि sprint is for, it's not for high people, but he has a break that belief. Like that in canoeing kayaking also, there are lots of paddlers who are very small, but they are very good athletes. They have won medals in Olympics and World Championships. So we have to see. Then employ training उनको गिफ्टेडनेस उनको बनाना है उनको, और हमारे पास स्कोप भी है। वी हैव द वन ऑफ द हाईएस्ट मेडल्स इन ओलंपिक्स, ठीक है, स्प्रिंट में 12 है, सालों में 4 है और पैरागैनो में भी आ गया अभी। तो हमारे पास इतना मेडल है कि हम टैलेंट को ये 3-4 साल में उसको कहीं भी अप्लाई करा सकते हैं। आप में डिस्टेंस भी अलग है, हमारा 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर है, इवन मैराथन भी हमारे पास स्कोप है। तो खिलाड़ी जब पैडलिंग रिलेटेड बहुत सारे स्कोप है, तो कंटिन्यूसली इसको ग्रो करने में हमें काम आएगा, ठीक है। तो उनको पकड़ के मत रखिए, उनको अपने अपनी जगह उसके टैलेंट के हिसाब से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट 10, a gifted child is potentially a talented athlete. That's very true,
बिकॉज जो गिफ्टेड चाइल्ड है पोटेंशियली वो एथलीट, अच्छा एथलीट बन सकता है, उसको सही तरीके से ग्रूम करता रहेगा तो। And identification of giftedness can be based on unchangeable inherited predictors of talent। ठीक है, जो गिफ्टेडनेस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कभी चेंज नहीं होने वाला इनहेरिटेड प्रेडिक्टर्स, लाइक जो कभी चेंज नहीं होगा। क्या क्या चीज है कभी चेंज नहीं होगा? बॉडी स्ट्रक्चर, ये भी ट्रेन करके चेंज होता है। बट मसल आपका जो कंपोजिशन जो मसल से, ठीक है, रेशियो रहता है, दैट इज ऑल्सो विद वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके 60-40 है, ठीक है, तो क्वाइट ये जो फास्ट ट्विस्ट मसल्स है, स्लो ट्विस्ट मसल्स है, तो मसल्स का हम वॉल्यूम जो स्लो ट्विस्ट है उसको ट्रेनिंग करके उसको वॉल्यूम बढ़ा करके उसको उस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं ज्यादा, मगर जो रेशियो है वो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा करके हम उस क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं मगर रेशियो उतना रहेगा। उस तरह आपको स्पोर्ट्स साइंस में जेनेटिक प्रोफाइलिंग वगैरह होता है, आरएनए डीएनए आजकल हमारे स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, यहाँ नहीं होता है, मगर जो क्वालिफाइड जैसे ब्राजील वगैरह में, ब्राजील में ओलंपिक में अचानक से उनके स्टार कैसे निकल के आ गए, आज तक ब्राजील उसके बाद ऊपर ही है। क्यों? उन्होंने वो कम से 8 साल के लिए बच्चों को सेलेक्ट करके जेनेटिक प्रोफाइलिंग के थ्रू उनको ट्रेनिंग किया और वो इमीडिएटली ओलंपिक्स में वाटर स्पोर्ट्स में आ गए और आज तक है। तो दैट इज वेरी सक्सेसफुल, दैट कैन बी अडॉप्टेड टू इन आवर कंट्री ऑल्सो, इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव। और इतने करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग करके, जो हम टैलेंट आइडेंटिफाई करना हमारा काम है कोचेस का। आफ्टर दैट among all the states so selected talented है हमारे बच्चों जो है, तो उनको लेके उनमें से सेलेक्ट करके हम ये प्रोफाइलिंग कराए बहुत, तो ये बेहतर रहेगा, ये भी बहुत अच्छा बेहतर आइडिया है। द गिफ्टेडनेस आइडेंटिफिकेशन, देखिए लास्ट वन, द गिफ्टेडनेस आइडेंटिफिकेशन इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स रिक्वायर्स सेवरल इयर्स, 3 to 4 years, जैसे आई मेंशन, ठीक है, तो 3 से 4, क्योंकि ये एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, उसको टैलेंट को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, और 3-4 साल आप सोच सकते हैं, 3-4 साल बहुत लंबा होते हैं, तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर आता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर जो मैंने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर मतलब बहुत सारे जो लिखा हुआ है तो वो सब अप्लाई होता है। अगर वो ठीक से अप्लाई हो पाया तो टैलेंट को ये होगा नहीं होगा, वो अपने पोटेंशियल तक जाएगा नहीं जा पाएगा, वो हम कंफर्म कर सकते हैं। तो लड़कियों में ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि ये आगे तक जाएगा नहीं जाएगा लड़कों के मुकाबले। ओके, एज एंड प्लेस इफेक्ट्स, ओके, दीज आर सम स्टडी, तो उसे अडॉप्ट किया गया, देखिएगा। एज इफेक्ट में क्या होता है, द एथलीट्स हु वर बोर्न इन फर्स्ट 3 to 6 months ऑफ द ईयर आर मोर टैलेंटेड एज दोज हु वर बोर्न इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी, जो बच्चे जो 1 साल में जून से पहले जो पैदा हुआ, वो जून के बाद में जो पैदा हुआ बच्चों से टैलेंटेड है, ये स्टडी बताते हैं। क्यों? तो आप सोचिए क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए स्पेशली इसलिए हो रहा है कि हर एक साल कैलेंडर ईयर होता है, आप इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट कम टू द पोजीशन, तो सेकंड पॉइंट आईसीएफ रूल्स कम्स इनटू इफेक्ट, आईसीएफ रूल्स भी डाला गया है इसमें। आईसीएफ रूल्स क्या बोलते हैं? आईसीएफ का रूल्स बोलता है अंडर 23 या आप जूनियर जो है उनको बोलते हैं कि आप एकेडमिक एज जो है, जिस साल में आपका बर्थडे है, मीन्स इस साल में मेरा बर्थडे मार्च में, तो उस साल तक मैं खेल सकता हूँ, मतलब दिसंबर 31 तक, उस साल के दिसंबर 31 तक खेल सकता हूँ। तो मेरा उम्र जो है अगर मार्च है तो 9 मंथ्स में मुझे फायदा है, ठीक है, 9 मंथ्स में अपने से 9 मंथ्स यंगर के साथ मैं खेल सकता हूँ। मगर दोज हु आर बोर्न इन दिस ईयर 2020 में, जो बोर्न है दिसंबर में पैदा हुआ, आई हैव टू कम्पीट विद दोज हु वर बोर्न इन द 2020 जनवरी में जो पैदा हुआ, तो 11 महीना मेरे से सीनियर में, उनके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। तो इसका इसलिए यहाँ जो एक पॉइंट बताया गया क्योंकि इनको जो पहले फर्स्ट हाफ में जो पैदा होता है वो बेहतर होता है, एज एंड प्लेस इफेक्ट इसलिए बोलते हैं। और ये सब क्राइटेरिया आप इंटरनेशनली खेलने जाओगे या आप नेशनल खेलने जाओगे तो आप देखता होगा कि अरे ये तो जूनियर लग रहा है तो देखने में, मगर ये सब जूनियर अभी भी देखो, ये ओरिजिनल सब जूनियर, ये देखिए ओरिजिनल सब जूनियर है, बिकॉज एज कैटेगरी इज लाइक देयर कि अंडर 16 में बहुत सारे एज हो गए, तो नेचुरली हमें दिखाई देगा कि बच्चे जो है नेचुरली उसका एज जो है दिखाई देगा। क्या हमें ये भी समझना है कि हाँ, ये बच्चा जो है ये 16 ईयर्स कोर्स करके वो 17 में आने वाला है, ये इज इन द लास्ट ईयर, उसका लास्ट एज है ये, क्योंकि वो ऑलरेडी जनवरी 1 2020 में पैदा हुआ है। वो एज पर
खेलना चाहिए 99 दिसंबर तक। तो एक दिन का फर्क से वो एक साल अपने से एक साल छोटे से अभी कर रहा है, और कई साल सोते 2 साल 3 साल 4 साल गैप रहता है अंडर 16 में, तो वो एज डिफरेंस पैदा हमें दिख जाता है, तो उसका नुकसान हमारे नीचे जो कैटेगरी है उसको पहुंचाता है। इसमें हम इसको रोकना है तो क्या कर सकते हैं, वी कैन सब डिवाइड एज कैटेगरी, सब जूनियर में भी एक और कैटेगरी हमें करना पड़ेगा, 12 to 14, 14 to 16 ऐसे करेगा तो वो डिफरेंस हमें कम दिखाई देगा। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्लेस इफेक्ट। प्लेस में क्या होता है, जगह के ऊपर भी टैलेंट जो है असर पड़ता है, वो मैंने टैलेंट के ऊपर बताया, ठीक है। प्लेस इट टैलेंट कभी कभी मार खा जाता है जब, क्योंकि अपने बड़ा उम्र के साथ उसको कम्पीट करना हो तो वो सिलेक्शन नहीं होगा कैम में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कैम का ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। उसी तरह तो टैलेंट के ऊपर का क्या असर पड़ता है उसका उम्र से, मतलब जब कब पैदा होता है उससे। अभी आइएगा कि प्लेस इफेक्ट जगह के ऊपर से कैसे फर्क पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स ये यूरोप में देखा गया था कि फर्स्ट पार्ट यूरोप का स्टडी है, ये डेवलप कंट्रीज इक्वल एडवांस लाइफस्टाइल। डेवलप कंट्री में क्या होता है, इनके पास लाइफस्टाइल बहुत स्टैंडर्ड होता है, लाइफस्टाइल जो है खाना पीना सोच वैसा साइंटिफिक सपोर्ट ये वो सब उनका हाई प्रोफाइल रहता है, ठीक है। तो डेवलप कंट्री एंड एडाप्टेशन बाय ट्रेनिंग, दी ट्रेनिंग फैसिलिटीज दे हैव दैट फैसिलिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है, द मोस्ट सक्सेसफुल एथलेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिटीज। जो इनका जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एथलेट्स है वो सिटी में ही पाया जाता है उनके वहाँ, क्योंकि एज द साइज ऑफ 10 to 10 लाख हैबिटेंट्स, मीन्स 1 लाख में 10 बच्चे जो उनको अगर सुनता है, अगर हैबिटेट वहाँ जो रहता है 10 बच्चे को सुन के देखा जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, इसलिए बोलता है कि जितना एक्सपेक्ट कर सकता है करो, वॉल्यूम जितना बड़ा होगा टैलेंट निकल के आएगा। तो सिटी में पाया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी दे आर इक्वल एडवांस लाइफस्टाइल एंड एडाप्टेशन बाय ट्रेनिंग। और आपने देखा होगा कि यस हमारे कुछ मेट्रोज वगैरह अब स्टेट वाइज को कंट्री के हिसाब से देखा जाए, इंडिया इज सब कंटिनेंट, तो आप देखा जाएगा दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। टैलेंट अगर वो सब फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो हम उसमें भी रह जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। टैलेंट को वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो कम टू द सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, अनइक्वल लाइफस्टाइल, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री में क्या है, एक जैसे आप चाहे मुंबई ले लो या दिल्ली ले लो या कोलकाता, जो बड़े बड़े मेजर सिटी ले लो या बेंगलोर ले लो, वहाँ क्या है लाइफस्टाइल अलग है। जो मेट्रो में जो है इंटरनेशनल लाइफस्टाइल मिलेगा, मगर अब गाँव में वो बिल्कुल वो नहीं मिलेगा, टच नहीं मिलेगा। सेम फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, अनइक्वल एंड इनबोर्न टैलेंट, ठीक है। इनबोर्न टैलेंट जो है डेवलपिंग कंट्री में वी आर सो मच बिजी वर्किंग टुवर्ड्स यू नो this is correlated working towards to achieve something, some goals in life, and we are too much busy कि हम उसको शांति से एक चीज को डेवलप करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो जितने भी हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं या स्पोर्ट्स साइंस का ये सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह जो साई या फेडरेशन की जितने भी डिग्निटरीज बना रहे हैं, आई वांट टू से दे आर वी आर ऑल इन द मेट्रोस, और एक अच्छे क्रीम ऑफ द सोसाइटी उसमें आता है। मेकिंग द पॉइंट इज वेरी गुड, बट इट शुड रीच थ्रू आउट द कंट्री, उसके विलेज में भी जाना है, क्योंकि आप इसमें देखे जाइए द मोस्ट सक्सेसफुल टैलेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम विलेज, फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ जो नेचुरली वहाँ खेलता है कूदता है। आज करके आज जनरेशन आपका लाइफस्टाइल भी देखिए, हर बच्चे आप शहर में जो फैसिलिटी पाता है वो क्या है, मोबाइल से खेलेंगे, उनको बहुत प्रोटेक्टिव रखता है, बाहर खेलने नहीं भेजेंगे और एक्टिव नहीं रहता है उतना, जितना विलेज में खेल कूद के बचपन से छोटा बच्चा है 2-3 साल में नंगा पुंगा छोड़ देगा, उनको खेलेगा, स्विमिंग करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो नेचुरल जो हमें चाहिए टैलेंट वो इनबोर्न के अंदर आ जाता है, बहुत सारे क्वालिटीज है। तो आज की तारीख में इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस टाइप ऑफ टैलेंट इज कमिंग आउट फ्रॉम विलेज, दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन। द सेकंड पार्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूरोपियन एंड आई हैव पुट इट अक्रॉस। ओके, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन हो गया, उसमें क्या क्या होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है, मोटर स्किल टेस्ट होता है, एनालाइजर ऑफ डाटा विद जेट स्कोर, और बहुत सारे प्रोफाइलिंग, काफी सारे। मेरे ब्राजील में एक स्पोर्ट साइंटिस्ट है, ही इज वेरी गुड एंड इफ रिक्वायर्ड हम उसको बुला भी सकते हैं, ही इज इंटरेस्टेड टू कम। तो
वो करता है अपना एनालाइजेशन। जो अभी जो ब्राजील में जो अप्लाई किया था उनका सिलेक्शन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, वो सब हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उनसे ले सकते हैं। टू वे सिलेक्शन, ट्रेडिशनल एंड फास्ट ट्रैक। ठीक है, ट्रेडिशनल सिलेक्शन होता है जो नॉर्मली, एंड फास्ट ट्रैक सिलेक्शन वो ब्राजील में भी यही अपनाया गया है इन्होंने। दोनों इसके पास डिस्कशन करने। ऑलरेडी 12 बज गए, थोड़ा जल्दी जाऊंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज एज पर यूरोप, जो हमें लेवल 2, लेवल 1, 2 में आपको दिया हुआ है ये बुक। सबके पास मटेरियल है। लेवल 1, लेवल 2 का जो है हर कोचेस के पास है। आज के तारीख में हमने सब सर्कुलेट किया हुआ है, बट दे आर कीपिंग इन देयर लैपटॉप, दे आर नॉट यूजिंग दिस। ठीक है, दिस इज ए रेफरेंस कि हाँ कि देखो इसमें लिखा गया है बॉयज में 10 इयर्स, 11 इयर्स, 12 इयर्स, गर्ल्स में 10 इयर्स तक। उनका हाइट कितना होना चाहिए एवरेज इस उम्र पे, सिटिंग हाइट कितना होना चाहिए, आर्म स्पान कितना होना चाहिए, बॉडी मास कितना होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है इस उम्र में। इस उम्र में हम ये मसल वगैरह डेवलप नहीं करते, स्किन फॉल, इसलिए हम ये नहीं ले रहे। बाकी VO2 मैक्स कितना कितना होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कूपर टेस्ट कैसे लेना है, सिटअप इन 1 मिनट, ये वो इसको अडॉप्ट करके हमने IKCA का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया है। हमारे NIS डिप्लोमा के हम डिप्लोमा कोच संजीव लाकर में उनको कंपाइल करके एक बनाया हुआ है, सर्कुलेट भी किया हुआ है, वो देखिएगा, काफी अच्छा बना है। ओके सर, 12 बजे सर, एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट रह गया। शैल आई कवर इट और नो प्रॉब्लम? Okay, so talent identification part is over. So I am coming to the systematic development of talent. Okay. Okay, तो अभी टैलेंट इसलिए बहुत जरूरी है। टैलेंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर इसको सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आइडेंटिफाई करके आप रखे रहोगे कोई फायदा नहीं। हाउ टू डेवलप इट सिस्टमेटिकली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड follow this. Okay, systematic development of talent. What requires? It requires proper transition of training structure from junior to senior level. जब जूनियर तक तो ट्रेन कर लिया हमने, काफी सारे कुछ मिस कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल फाउंडेशन ट्रेनिंग तो मगर वहां से जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड याद कीजिए। फर्स्ट स्लाइड में जितने मैंने जो अभी मेरा जो लेक्चर है वो आप फर्स्ट स्लाइड देख के धीरे धीरे याद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट में वही डाला था। ठीक है, क्या चाहिए उसमें, जूनियर टू सीनियर जब आता है उसको स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को हमें ट्रांजिशन, उसको किस तरह मोल्ड करना है, किस तरह शिफ्ट करना है। तो बच्चों का फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आता है, आपका जो बहुत सारी चीजें मैंने ऊपर जो बताया वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, एडलर्स के ऊपर। स्क्रीन इज डिस्टर्बिंग एलो। ओके, इन्फ्लुएंस फैक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स करियर एट एज 18। ठीक है, जब 18 साल हो जाता है, मतलब जूनियर पार होके सीनियर में आने वाला होता है, तो उस समय क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, खिलाड़ियों को क्या क्या दिक्कत से गुजरना पड़ता है, क्या क्या होता है उनके साथ। द मेन चेंजिंग पीरियड, इसलिए बताया कि ये बहुत मेन चेंजिंग पीरियड है। पर्सनल ओरिएंटेशन इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है। उनको एक सोसाइटी में एक अच्छा अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक अच्छा सक्सेसफुल एथलीट होने के लिए ना खेल आज की तारीख में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो ये चैलेंजेस आता है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर, चैलेंजेस आता है। एंड सीनियर यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ मोर, टाइम देना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल और बढ़ जाता है और आपको एजुकेशन भी करना है, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आता है। और आई एम थैंक्स ये साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, इंडिया में स्पेशली ये चलता है कि खिलाड़ियों को सिलेक्शन के बाद उनको पढ़ाई भी कराते हैं। हर बार पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ध्यान रखा गया है और ये बहुत अच्छा है। इंडिया में जो सिस्टम है, ये कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड में बहुत कम कंट्री के पास है बनाया हुआ है सिस्टम, तो बट वी आर नॉट फॉलोइंग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का। जो मैं बोल रहा हूँ तो कोई नया बात नहीं है। बहुत सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बहुत सारे, हम एसेस भी नहीं कर सकते, इतना अच्छे अच्छे क्लासेस और कोर्सेस डाले हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन निकाले हुए, बट शुड बी फॉलो। देन सक्सेस इन कैनोइंग, आप कितना सक्सेस है, आर यू स्ट्रगलिंग, हाउ यू आर सपोर्टिंग सोशल इकोनॉमिकल, आपको सोशल क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, उसके ऊपर है आप कितना सक्सेस हो आगे जाके, मोटिवेशन लेवल सबसे फर्क पड़ता है। देन टारगेट इन कैनोइंग, आप क्या टारगेट कर रहे हो, क्या आप 18 साल से आने के बाद आपको ग्रेजुएशन लगेगा 21 ईयर्स तक। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, आप खेलना ही चाहते हो, स्पोर्ट्स से लेके आप स्पोर्ट्स के जरिए आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या आप लेट इट बी एनीथिंग कोच बनना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, ओलंपिक में मेडल लेना है, क्या लेना है। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का सोशल इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपका टारगेट नौकरी के ऊपर भागेगा।
आपका पेरेंट्स, आप बहुत सक्सेसफुल है, आप सब कुछ, मेरे बच्चे को खेलना ही खेलना है, आगे तक लेके जाना है, कोच का भी फुल सपोर्ट है, तो वहाँ आपका टारगेट कैनोइंग में टारगेट सेट होता है उस समय। तो ये 18 साल जो है बहुत फर्क पड़ता है, सक्सेसफुल रहता है, बहुत सक्सेस है। कोच बोलता है ठीक है, हम अभी तो एनसीओई भी खुल गया, आपको नौकरी की क्या जरूरत है, यही करो, यही खेलो, और यही आप चले जाओगे आर्मी में, नेवी में, कहीं भी चले जाओगे, आपको कंसिडर नहीं कर पाएगा। यहाँ साय में रहोगे, आपके एकेडमी में रहोगे तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा बच्चों को। ये आपको 3 साल करो, आपको ग्रेजुएशन भी होगा, आप खेल में भी अच्छा हो सकते हो, ये सब आप बता सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट, टारगेट्स इन कैनोइंग, ये हम टारगेट सेट करा सकते हैं। अगर इंटरनेशनली आपको ओलंपिक तक जाना है तो आपको बच्चों को लॉन्ग टर्म टारगेट देना ही पड़ेगा। सोशल सिचुएशन, सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। चेंज क्लब, आप एक क्लब चेंज करते हो, जैसे कि क्लब इन द सेंस आप जॉब में आ जाता है तो क्या हो गया, आप एक नए कोच के साथ, नए एनवायरनमेंट के साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा कई पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिफेंस में, और एक जो रूल्स है उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्लेस, और फिर उस जगह में आप जाके, वो जगह में ये कोई जरूरी नहीं है कि सब फैसिलिटी मिले, वो जगह आपको अडॉप्ट हो, आपके बॉडी में वो जिस तरह चाहिए वो उस जगह आपको सूट हो, ठीक है। कंडीशन और कोच इन्फ्लुएंस, आप वो कोच के साथ आपका केमिस्ट्री किस तरह बनता है, ठीक है, आप इंटरेक्ट है नहीं, आपको जो बनाया है उस कोच के साथ, जो नया कोच के साथ संपर्क है, तालमेल है कि नहीं, ये सब फर्क पड़ता है, ठीक है। अगली गर्ल, सिंपल बॉय सिंड्रोम, ठीक है। बदसूरत लड़कियां में तो सुंदर है या बदसूरत है, या बच्चे जो है सिंपल है, ये तो बहुत साधारण बच्चे हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे जो है ज़्यादा फैशन इस समय क्या होता है, इट्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से या एज ग्रोथ की वजह से जो रिक्वायरमेंट है खिलाड़ियों के अंदर आता है, ठीक है। तो वी आर ह्यूमन बींग्स, तो क्या होगा, जो बच्चे जो सुंदर, कम सुंदर है, वो सोचेगा ये मुझे तो कोई, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा वो ध्यान रखेगा, गेम के ऊपर ध्यान रखेगा, सक्सेस भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सिंपल बॉयज है, वो कहीं लेना देना नहीं है, हल्ला बुरा नहीं करना, बहुत डिसिप्लिन रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है कि ये खिलाड़ी का, इसका पर्सनैलिटी क्या है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। मेन चीज क्या है, द मेन प्रॉब्लम इज टू कोप विद द हायर लेवल इन सीनियर देन जूनियर कैटेगरी। जब जूनियर से आप सीनियर आते हो तो उस समय जो चेंजेस आता है उसमें आपको कोप अप करना है, ठीक है। मतलब कंपटीशन सिस्टम जो है उसको आपको समझना है कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप जूनियर से सीनियर आए हो, आपके अंदर जूनियर, जब जूनियर से सीनियर आओगे, 18 से 19 में आओगे, तो आपके पास आपको किस किस से फाइट करना है, 23 ईयर्स तक, 5 साल रहेंगे, तो 23 ईयर्स तक पिक परफॉर्मेंस में रहता है। अभी जस्ट 18 साल, आपकी तरह एक बंदे जो है 23 ईयर्स तक, 5 साल तक कंटिन्यू वो 23 ईयर्स तक रहता है। मगर इसलिए इंटरनेशनल फेडरेशन ने, जो भी वर्ल्ड की इंटरनेशनल फेडरेशन है, उन्होंने आजकल क्या कर रहा है, अंडर 23 फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, 2011-12 ऑनवर्ड अंडर 23 सिस्टम शुरू कर दिया। हमारा भी अंडर 23 फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था कनाडा में। तो ये सिस्टम क्यों लाया, क्योंकि जैसे ही 18 साल से 19 साल में हो जाता है, तो 19 साल के बाद आप 35 और 40 हो, उसके साथ भी लड़ना है। तो सीनियर का एज ग्रुप इतना है, आप जैसे ही 19 साल में कदम रखते हो, आपके पास कम से कम 100 आपसे बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं जिसके साथ लड़ेगा। तो आप टैलेंटेड होने के बाद भी आप नेशनल गेम में नहीं घुस पाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारे जगह में आपको स्ट्रगल मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आप जूनियर में गोल्ड मेडल मिले, हमारे में तो कम्पिटिटिव उतना नहीं है। एथलेटिक वगैरह जो पुराना गेम है उनको देखिए, जब जूनियर बच्चे गोल्ड मेडल भी हो, उसको सीनियर गेम में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर टाइम भी देखेगा तो बहुत सारे गेम है। तो अंडर 23 कैटेगरी इसलिए रखा गया कि आप अपने आप को देखिए कि हम जो ट्रेनिंग टू विन है, वहां तक आते आते आपको एक टाइम मिलेगा, 5 साल का गेम। आप यू आर नॉट ए सीनियर, मेंटली साइकोलॉजिकली आपको फिट डालिए कि यू हैव एंटर इनटू सीनियर कैटेगरी बट यू आर अंडर 23, okay, under 20, that means you have another 5 years to come up to your best level, 5 years, ठीक है। आपने 5 साल और ट्रेनिंग किया तो 10 साल, कम से कम 10 साल ओलंपिक के लिए सोचिए, ठीक है। तो आप 5 साल आपके पास है, ऐसे आप सोच के चलोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज आप जैसे जूनियर लेवल में आपने सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड छोड़िए, तो सिल्वर ब्रॉन्ज का तो आपका कौन लेगा गेम में, कोई नहीं लेगा। गोल्ड का तो चलो ये टैलेंटेड है उसको ले लेता है, मगर यू हैव टू कीप फाइटिंग, ठीक है। तो सिल्वर ब्रॉन्ज लेता है वो भी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलाइट एथलेट्स, एक इलाइट एथलेट का क्या क्या गुण होना चाहिए, जल्दी कवर कर रहा हूँ। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए खिलाड़ी। आपने देखा, आप जितने भी हमारे टॉप एथलेट्स
है। आप देखो चिंचिंग ने भी ये अपना जेम्स, सुनील, गौरव तोमर, इनको देखिए, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है इनके पास, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म बहुत पॉजिटिव रहता है, हाँ मैं करूंगा, कर सकूंगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है वो, ठीक है। एडाप्टिव परफेक्शनिज्म, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में वो अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्ट कर पाना, कोचेस के साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ घुल मिलना, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, वो बहुत फर्क पड़ता है। स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स के बारे में जानना, कोई जरूरी नहीं पढ़ा लिखा ही हो, ठीक है। कोई कोई ये पढ़ा लिखा नहीं मगर स्पोर्ट्स के बारे में ए टू जेड जानता है, उसको इतना इंटरेस्ट है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसका बेस एक रोल मॉडल बना लेता है। वो अब कैसे खाता है, कैसे सोता है, किस तरह ट्रेनिंग किया था उसने शुरू में, और मेरे उम्र में आते आते क्या किया, बहुत स्टडी करता है। स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड सेट। आपको याद होगा, आपको हम लोग कैंप में आते हैं तो आपको एक लॉग बुक बनाने के लिए देते हैं, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। 2007 से हम बोल रहे थे, मेरे साथ जो खिलाड़ी नेशनल कैंप में जुड़े हैं, सब याद होगा हम लोग कैसे ट्रेनिंग करते थे। उस समय मजा आया लगता है, ठीक है। तो आप देखो, तो वो सब चीजें याद कीजिए। हम सेट तो करते हैं, हम ऑल्सो गिल्टी कि हम वो फॉलो नहीं कर पाते। आपको टारगेट दिया जाता है कि हाँ आपका रोल मॉडल क्या है, किस तरह आपको क्या करना है, किस तरह डेवलप करना है, याद करना है। तो काफी सारे आते 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 मतलब टाइम के हिसाब से हम भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वी हैव टू टारगेट शुड बी सेट एंड कंस्टेंटली वर्किंग ऑन द अकॉर्डिंग टू द टारगेट। ओके, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस हो गया। देन मेंटल टफनेस, दैट्स व्हाट वी कम इन, मेंटल टफनेस। इट्स इजी टू बिकम, आपने पूरा एक साल पूरा ट्रेनिंग भयंकर करके आप गोल्ड मेडल ले सकता है, मगर आप उसको मेंटेन करना, जो आप चिंचिंग वगैरह है या आप जेम्स वगैरह कितने साल चैंपियन है, 10-10 साल रहा। संजीत देखिए, सी साहब वगैरह था, तो भी है जो पीयू साहब, कर्मा सर देखिए, बहुत है जो चैंपियन रहा है, वो लोग देखे नेगी थे। तो वो चैंपियन कई साल तक रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खिलाड़ी है काफी सारे मैं उनके साथ भी लड़ रहा था। आई वॉज नॉट द टॉपर, ठीक है, मगर मैं मेडल लेता था, सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल ले लेता था कभी, ठीक है। सिल्वर तक भी नहीं आया, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। मगर मेरा सिचुएशन अलग था, उनका सिचुएशन अलग था। सीनियर लेवल में जब फाइट करता था तो पर्सनैलिटी भी बहुत फर्क पड़ जाते हैं उसमें, आपका एनवायरमेंट फर्क पड़ता है, ठीक है। आप कोचिंग, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है। तो आप देखिए अपने आप को कहाँ तक किस तरह आप ऊपर तक लेके आ सकता है खिलाड़ियों को। कंट्रोल एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हर जगह होता है, सभी को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस जो है इट्स गुड समटाइम्स व्हेन यू आउट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप ऐसा एक्शन करो कि आपका लाइफ चेंज हो जाए, आप एक अच्छा डिसीजन ले ले, तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेस होना चाहिए, बट लिमिटेड स्ट्रेस, कंट्रोल स्ट्रेस, ठीक है। तो कंट्रोल एंजाइटी, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्ट्रेस में चल रहे सभी, है कि नहीं, कोरोना का वजह से। ओके, सेट एंड अचीव रियल गोल्स। आपको अचीवेबल गोल सेट करना है। मैं ओलंपियन बनना है, दुनिया बच्चे को गोल भी देते हैं, आप लोग भी देते हैं, भर देता है, आई वांट टू बी ओलंपियन, बिकम एन ओलंपियन। मगर उनको पता नहीं है कि ओलंपिक तक जाते जाते आप अपना गोल सेट कीजिए। ओके, आप यू आर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। ओके, फॉर कमिंग नेशनल व्हाट इज योर गोल? ओके, यू हैव टू सेलेक्ट। ओके, सर्विसेज लेवल में आपको आर्मी में है तो आर्मी में तो आपको इंटर सर्विसेज जरूरी है, इसमें क्या टाइमिंग रहेगा, मेरा क्या पोजीशन रहेगा। कमिंग नेशनल चैंपियनशिप आगे, उसमें मेरा कैसे रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपको बताना पड़ेगा, इतना टाइम में मुझे आना है, ठीक है, आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेशनल कैंप में आ गए, नेशनल कैंप में मुझे कितना महीना मिलेगा, उसमें मेरा क्या टारगेट है। अगर मेरे कैटेगरी में एशियन चैंपियनशिप में जाना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है, तो क्या क्या टाइम रहेगा, उसके ऊपर से मैं कवर कर पाऊंगा, कितना सेकेंड में कट डाउन करूंगा। यू हैव टू सेट। तो स्टेप बाय स्टेप है। आप ओलंपिक जाने के लिए आपको एशियन चैंपियनशिप छोड़ के आप ओलंपिक नहीं जा सकते। ओलंपिक एशियन चैंपियनशिप वी हैव टू हिट द टारगेट, फर्स्ट टारगेट। दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। देन ट्रांसलेशन फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, शॉर्ट ये बनाया गया, ये स्क्रीन जो है पूरा दिखा नहीं पा रहा है। ट्रांसलेशन फ्रॉम जूनियर टू सीनियर लेवल इज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जूनियर टू सीनियर जो हम आते हैं, टैलेंट को लेके ऊपर पहुंचाते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इन द एडवांस स्पेशलाइजेशन पीरियड द एथलीट्स अटेन रियल बेसिस ऑफ मास्टरी। तो एडवांस स्पेशलाइजेशन कहाँ होता है? जब 18 से 23 ईयर्स जो बोलता है, जब आईसीएफ जो आपको बुलाते हैं, टीआईटी वगैरह होता है, तो उनको बोलता है कि इस कंट्री में ये टैलेंट है, इसको अच्छा अच्छा ग्रूम करेगा तो ये एक वर्ल्ड लेवल में आ सकता है। या तो इसके लिए सपोर्ट भी करता है आईसीएफ वगैरह जो है, जितने भी फेडरेशन है, टैलेंट आइडेंटिफाई जो करते हैं, इसीलिए करते हैं। वही सेम सिस्टम हम अपने कंट्री में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, हर स्टेट से टैलेंट आइडेंटिफाई दो बुला लिया,
हर एक स्टेट से, और एक कैम्प लगा दिया, where national camp is different, identifying from other states, all the states, and doing some talent PIP program of the country. That is also possible. ठीक है, in the advanced training. Usually it corresponds to age 18 at which athletes complete their junior preparation and join the adult athletes. ये जब 18 साल हो जाते हैं और सीनियर में जब आ जाता है, तब ये इनका जो है एडवांस स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए, और यहाँ होने लगता है ये जो मैं बता रहा हूँ इस समय. द ट्रेनिंग वर्कलोड एंड इंटेंसिटी इंक्रीज सब्सटेंशियली. आपके ऊपर जो ट्रेनिंग वर्कलोड है वो ज्यादा हो जाता है, और इंटेंसिटी भी बढ़ने लगता है, और आपको काम भी बढ़ जाता है. पहले तो खेल रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे. अभी आपको जॉब में भी आ जाता है, या आपको पढ़ाई भी करना है. लाइफ का जो रियल आपको प्रेशर है वो आने लगता है, और